Jungle. लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। महफूज आलम जी लगातार हमारे प्रदेश के मुखिया ये कह रहे हैं कि अपराध कम हो रहे हैं, प्रदेश में अपराध घट रहे हैं, अपराध नहीं है। और महिलाओं के अपराध के लिए खास करके वो कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हो रहे हैं जी। लेकिन धरातल पे अपराध कम होते नहीं दिख रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री चाहते हैं अपराध कम करना लेकिन अपराध नहीं कम हो रहे हैं? वो कौन लोग ऐसे हैं बीच में जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं? जो पिछले सालों में चले जाएं, 4-5 साल पहले 2014 में जो रेट था अपराध का महिलाओं के प्रति, आज वो बढ़ के 2 गुना हो गया। आखिर क्या वजह है? देखिए असलम साहब, इससे पहले जो मैंने कहा कि अपराधियों का पिछले कुछ सालों से राजनीतिकरण शुरू हो गया। पहले अपराध करो, हिस्ट्री शीटर बनो, खूब बड़े अपराधी बनो जिससे आपको टिकट मिल जाए, उसके बाद आप मंत्री बनो और अपने मुकदमे अपने आप ख़त्म कर लो, अपने मुकदमे अपने आप बैठ के सत्ता में ख़त्म कर लो। ये जो सिस्टम चला है, यानी अपराधियों का राजनीतिकरण या शुद्धिकरण भी आप कह सकते हैं कि वो फिर अपराधी नहीं रह जाते, सारे मुकदमे उनके ख़त्म हो जाते हैं और फिर फ्रेश होकर के फिर समाज में आ जाते हैं। तो जब से ये अपराधी राजनीति में आने लगे हैं तब से अपराध ज़्यादा बढ़ने लगा है। क्योंकि राजनीति में हमारा मानना ये है कि पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोगों को आना चाहिए। मारपीट करने वाले, आपराधिक चरित्र रखने वाले लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब राजनीति में आते क्यों हैं? लाते तो हम ही लोग हैं ना, जनता ही लाती है, ये अपने आप नहीं आते। तो हमारे जनता पे, हम लोगों पर सबसे बड़ी ड्यूटी आ जाती है कि हम लोग ऐसे लोगों को राजनीति में आने से रोकें जो समाज में राजनीति ना करके अपराध फैलाते हैं। भोला सिंह जी, अपराध, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार, जैसे महफूज आलम जी ने कहा कि हम खुद यानी समाज जिम्मेदार हैं, तो क्या समाज खुद अपनी महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहा है? अपराध तो समाज से ही उत्पन्न हुआ है। ये शब्द अपराध जिसको कहते हैं, ये समाज से उत्पन्न हुआ है। उसका कारण है कि लालच चाहे जिस क्षेत्र में हो, बढ़ेगा तो अपराध होगा। अब अपराध 2 तरीके का महिलाओं के साथ है। एक मैट्रिमोनियल अपराध होता है, एक सेक्सुअल अपराध होता है। मैट्रिमोनियल अपराध वो हुआ जो शादी के बाद होता है, जिसमें महिलाओं के प्रति महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, पुरुष तो जिम्मेदार है ही। एक सेक्सुअल अपराध मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा, वो केवल संस्कार से कम हो सकता है। हमारी भारतीय संस्कार थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस बिरादरी को हो, बुजुर्ग लोग उसको समझाते थे, बताते थे कि बेटा इस ऐसे रास्ते पे मत चलिए कि जिसमें परेशानी हो। लेकिन सेक्सुअल अपराधों को बढ़ावा देना, ये फिल्मों का काम है। जो अश्लीलता बढ़ी है वो फिल्मों में है, और छोटे छोटे बच्चे 11 साल के, 12 साल के, 14 साल के, ये उसको देखते हैं, लड़के देखते हैं, लड़कियां देखती हैं, उसको दोहराने का काम करती है।
13 साल की लड़की को हीरोइन बना दिया जाता है और 14 साल के लड़के को हीरो बना दिया जाता है। रोमांस की बातें होती हैं जो पिक्चर पर्दे पे आती है, घरों में जाती हैं। तो इस पे रोक लगना जरूरी है कि जो सेक्सुअल अपराध होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि समाप्त कर दिया जाए, तो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे महाभारत काल रहो, उस जमाने में भी सेक्सुअल अपराध होते थे, चाहे रामायण काल रहा हो उसमें भी सेक्सुअल अपराध होते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम समाज को भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और साथ में ऐसी जो पिक्चरें बनती हैं, फिल्में बनती हैं जो सेक्स से संबंधित हैं, उनको रोकना चाहिए, उन पर रोक लगाना चाहिए। तभी ये महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो समाप्त हो सकते हैं। साथ ही जो मैट्रिमोनियल अपराध है वो दहेज सबसे बड़ा कारण है। दहेज के ऊपर अभी और इससे ज़्यादा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अगर सख्त कानून नहीं बने तो महिलाओं के ऊपर और इससे ज़्यादा अपराध होंगे। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। मुन्ना सिंह जी, अभी भोला सिंह जी ने कहा कि फिल्में, जो टीवी शो हैं, फिल्में हैं, ये जिम्मेदार हैं। हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि फिल्मों जिम्मेदार हैं और फिल्मों से आने वाला फैशन, जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, वो जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हमारे घर की नहीं है? सबसे पहले घर वालों की नहीं है कि हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं उनको देखना चाहिए? और बच्चों तो हैं ही हैं, बच्चियों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जो अपराध दिख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि लग रहा है कि उसमें फिल्मों का जो असर है, फैशन का असर है, आज की जो नंगता का दौर कह लें, अश्लीलता का दौर है, उसमें आगे बढ़ने के लिए होड़ मची हुई है। कहीं वही तो नहीं है और घर वाले इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं? देखिए, इसके लिए अगर देखा जाए तो कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। केवल फिल्मों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने घर को देखना चाहिए, फिर परिवार को देखना चाहिए, उसके बाद गांव को देखना चाहिए या मोहल्ले को देखना चाहिए। अगर हर आदमी अपने परिवार पर थोड़े से संस्कार पैदा कर दे तो शायद इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। आज के युग में ये हमारी आपकी मजबूरी है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल ज़रूर देंगे, ये समय की मांग है। उससे फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि हमारा बेटा 24 आवर्स हमारे टच में है। हम जब भी चाहें उससे बात कर सकते हैं, उसका हालचाल ले सकते हैं, और अगर वो किसी मुसीबत में है तो वो अपने गार्जियन को, अपने घर को तुरंत इन्फॉर्म कर सकता है, अपनी लोकेशन बता सकता है कि हम इस जगह पर इस परेशानी में हैं। अब वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों पर लागू होता है। और सेक्सुअल अपराध की बात जहाँ पर आती है वो दोनों पर लागू होता है। चाहे लड़का हो, अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो भी गलत कहा जाएगा, अगर बेटी है तो भी गलत कहा जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी मजबूरी है कि बच्चों को आधुनिकता के दौर में हम मोबाइल उपलब्ध कराएंगे। और मोबाइल में आज के युग में हर चीज़ उपलब्ध है। घर में टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर हॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाता है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने घर में संस्कार बच्चों में पैदा करें। कानून चाहे कितने बन जाएं, कानून कभी इन अपराधों को नहीं रोक सकता है, मानसिकता को नहीं रोक सकता है। इसके लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। आप 1090 पर कॉल करें
कोई भी लेडीज अगर कहीं भी परेशानी में है तो सरकार की व्यवस्था है 1090 पर कॉल करें, पुलिस पहुंचेगी और उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन कानून से ही सब कुछ नहीं चलता है, इसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं। जैसा मैं फौज भाई ने कहा कि हम आप इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। हमें अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो ये बच्चों पर भी लागू होता है कि वो समाज को देख करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार की मान मर्यादा रखते हुए कोई भी कदम उठाए या किसी गलत रास्ते पर ना जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ाना मजबूरी है आपकी, बच्चे को कॉलेज भेजेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, यहाँ तक हो सकता है कि आपको जिले से बाहर भेजना पड़े, वहाँ किराए के मकान में रहना पड़े या हॉस्टल में रहना पड़े। तो वहाँ तो आप देखने नहीं जाएंगे, ना आप परिवार वहाँ संस्कार पैदा करने जाएगा। ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने आप को सेव करते हुए इस समाज में अपने आप को, अपने भविष्य को बनाने के लिए आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ करके वो कुछ अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करता है। तो इसमें हमारी और हमारे बच्चों की, दोनों की जब तक सहभागिता नहीं होगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कानून कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ हम आपको सोचने की ज़रूरत है और हमारे बच्चों को भी हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। नाहिद बेगम जी, अपराध महिलाओं के खिलाफ क्यों नहीं घट रहे हैं, जबकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि महिलाओं के प्रति अपराध घटे हैं, महिलाओं के प्रति अपराधियों को दंड सख्त दिया जा रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन अपराध जस के तस आज भी वहीं पे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवेरे का पेपर उठाइए तो महिलाओं, बच्चियों, औरतों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, यही सब दिखता है। आखिर क्यों है? लाशें महिलाओं की ही क्यों मिलती हैं? क्यों महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे दहेज के लिए हो, चाहे यौन संबंधी हो, हर तरह का प्रताड़ना महिलाओं के साथ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब की मेन वजह है कि जो सरकार महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किसी भी फील्ड में ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारी मौजूदा सरकार है वो सिर्फ अपने में ही मगन है और वो कुछ नहीं देख रही है। उससे ज़्यादा तो उसको फिक्र है देश के बाघों की, लेकिन लड़कियों की उसे कोई फिक्र नहीं है कि हमारे देश में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को बचा रही है। और मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो लोग, जैसे सरकार कहती है कि भारत जो है वो बाघों के लिए सबसे सेफ जगह है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि बेटियों के लिए क्यों नहीं है? आप बाघों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बेटी, जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश के लिए आगे की जनरेशन तैयार करती हैं, तो आप उनकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? आपने कहा तो बहुत आराम से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, लेकिन आपके किसी भी कृत्य में और किसी भी वचन में तालमेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी चीज़ का मैं सवाल उठाना चाहूँगी, सरकार से भी क्या पूछना चाहूँगी कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, अपना मनमौजी तरीके से क्यों चल रही है? सरकार जो पूरे देश की मालिक है, पूरी जनता की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो किसी भी तरह से उनका भला ना कर रही है, ना सोच रही है। यही वजह है कि सरकार के प्रति महिलाओं में नाराज़गी है बेइंतहा। सबसे बड़ी वजह है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी महिला उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जबकि सभी लोग ये इस चीज़ को जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ कांड, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्नाव की बेटी के साथ जो कांड हुआ, उसको कोई किसी से देश दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित पूरी तरह से महसूस कर रही हैं। बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी माँ चिंतित होती है, उसका भाई चिंतित होता है, उसके
उसके पिता चिंतित होते हैं कि देखिए मेरी बेटी सही सलामत जा रही है, शाम को पहले ही घर लौट आए। यही वजह है कि लड़कियों के एजुकेशन पे भी असर पड़ रहा है। लड़कियां अपनी शिक्षा, अगर किसी की कोचिंग देर रात तक चल रही है तो वो उनको ये होता है कि नहीं, घर आप सूरज ढलने से पहले आ जाएं, भले ही आप क्लास को छोड़ दें अपने। तो इस तरह से क्या वो बच्ची पूरा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएगी? जो भी वो फील्ड चुनी हुई है उसने शिक्षा के लिए, क्या उसको पूरी तरह पढ़ पाएगी? किस तरह से वो अपना काम चलाएगी? और यही वजह है कि जिनकी बच्चियां छोटी हैं वो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसी वजह से ही ये बात मैं कहना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से, अपनी सरकार से भी कहना चाहेंगे कि नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। और इसी के साथ ही हम एक बात ये भी कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जैसा कि कठुआ में भी एक केस हुआ था 8 साल की बच्ची का कश्मीर में, वैसे 11 साल की बच्ची के साथ हुआ है सूरत में। और ये तो एक दो हम गिने चुने किस्से आपको बता रहे हैं, लेकिन आमतौर से जो डेली की ज़िंदगी में हर शहर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम आँख बंद कर लेंगे तो छुप जाएंगे या हमसे चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम देख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हम जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी होती जा रही है, चाहे वो हमारे राष्ट्र की सरकार हो और चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो। इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि अपनी नारी और महिला से यही हम कहना चाहेंगे कि नारी में बेइंतहा शक्ति है। यही वजह है कि दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, सब महिलाएं ही हैं, सब नारी हैं, और नारी होकर के ही वो पूजी जाती हैं। तो मैं अपनी नारी शक्ति के लिए मैं कहना चाहूँगी कि किससे डर के भाग रही हो? उनसे जिनका खुद का इस धरती पर कुछ भी वजूद नहीं है, जिन्हें पैदा तुम करती हो, जिन्हें चलना तुम सिखाती हो, जिन्हें उठना तुम सिखाती हो, जिन्हें बैठना तुम सिखाती हो, उनसे डर कर भाग रही हो। इस अपंग समाज के लिए घोर लीला है। जिस नारी की योनि से तुमने जन्म लिया है उसी का हनन करने के लिए आते हो, उसे तकलीफ देते हो। जाओ अपना बचाव खुद करो। तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, नारी शक्ति तुम्हारे साथ है। और ये एक नहीं ऐसा है कि बस कुछ दिनों का है या कुछ चंद दिनों का मामला है, ये शुरू से होता चला आया है। और जब से ये वाली सरकार आई है तब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसीलिए महिलाओं के सम्मान में हमारी समाजवादी पार्टी आ गई है। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी मैदान में। अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमारे प्रदेश के हाथरस में जो हुआ उसे देश दुनिया ने देखा। बताइए, मेरे ही प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री चुनकर जाता है, वहीं से सारे सांसद चुन करके जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे ही प्रदेश में बेटियों की सबसे बुरी हालत है। सबसे बुरी हालत है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जो पार्टी, जो समाजवादी पार्टी इनके सम्मान में खड़ी है, इनको बचाने के लिए खड़ी है, उनको ये लोग बुरी निगाह से देख रहे हैं, गलत निगाह से देख रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? किस तरह से देश को बर्बाद करना चाहते हैं? अरे भाई, तुम सारे काम कर रहे हो, देश को बेच रहे हो, सब कर रहे हो, तो कम से कम देश की जनता को तो प्यार करो। तुमको चुन करके भेजा गया है वहाँ पर, और उनको तो प्यार करो। अब तो हमें नहीं लगता है कि ये सरकार दोबारा लौट करके आएगी, क्योंकि एक बार इन्होंने, नेपोलियन ने यही बात कही थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भूल चुके हैं। नेपोलियन ने ये कहा था, तुम मुझे, अपने राष्ट्र से कहा था कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतर राष्ट्र दूंगा। जो नेपोलियन ये सोच सकता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर आप उसको मानते हैं, तो कम से कम उसकी नीतियों को अपने देश में लागू करिए और अपने देशवासियों को बचाइए। जब देशवासी ही नहीं सुखी होंगे, देशवासी ही नहीं बचेंगे, तो आप राज किस पे करेंगे?
किस तरह से आप उन पे राज करके बाहर दौरा करेंगे, अपने मुल्क की तारीफ कैसे करेंगे जाकर के वहाँ पर। तो मेरी दरख्वास्त भी है कि प्राइम मिनिस्टर जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि देश को बचाइए, देश को बिगड़ने मत दीजिए, देश में महिलाओं की हालत को सुधारिए, देश में महंगाई को रोकिए, देश में रोजगार को लाइए और महिला सशक्तिकरण पर जोर दीजिए। जो नीतियां आपने कागज पर बनाई हैं, कम से कम उनको धरातल पर उतारिए और उनको पूरा करिए। तो कम से कम एक नारी जब सुखी होगी, खुश होगी, घर में वो खुशी से रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना परिवार भी अच्छी तरह चलाएगी, अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह देखेगी। लेकिन जब नारी ही घर की परेशान होगी, चिंतित होगी, दुखी होगी, तो वो कैसे परिवार को आगे बढ़ाएगी? ना वो खाना ढंग से पका सकेगी, महंगाई की वजह से वो अलग रोती रहेगी जिंदगी भर, और बाकी वो अपने परिवार को सेव भी नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो मौजूदा दौर की सरकार है कि जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी लागू करिए और सही से रखिए, वरना तो फिर हम समाजवादी खड़े ही हैं। हम इंतज़ार में हैं कि किस तरह से ये चंद दिन जो बचे हुए हैं हमारे सन 22 आने में, उनको ईश्वर अपनी कृपा से जल्दी से निपटा दे और समाजवादी पार्टी फिर मैदान में आ जाए और हम लोग पूरी दमखम के साथ, पूरी अक्सरियत के साथ जीत करके उत्तर प्रदेश में आए और फिर समाजवादी सरकार बनाएं और अपने अखिलेश भैया को फिर हम मुख्यमंत्री बनाएं। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद। संजय जी, ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध खास करके, जो बाकी अपराध देखे जा रहे हैं वो तो कम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मर्डर, हत्या, डकैती, लूट काफ़ी हद तक के कम दिख रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध की एकदम बाढ़ आई है नए नए कानून बनने के बाद, सख्त कानून बनने के बाद, तो इसको क्या घर से रोका जाएगा? समाज में बैठे लोग रोकेंगे? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा इस अपराध को रोकने की? प्रथम दृष्टया बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका अपना घर और अपने माँ बाप होते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो पूरी मनुष्य जाति के लिए कलंक साबित होती है। तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है, तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि मन में एक चीज़ ये आती है कि जो लोग इन कृत्यों में शामिल हुए हैं, आखिर में वो जंगल से निकल करके समाज में आए हैं या परिवारों से निकल करके आए हैं? क्योंकि परिवार एक प्राथमिक पाठशाला होती है और बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो अपने माता पिता से सीखता है। माता पिता से सीखने के बाद में जब वो बच्चा बड़ा होकर के समाज में जाता है तो चूंकि वहां पर संस्कार विहीन लोग भी बहुत से होते हैं, प्राथमिक पाठशाला में ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बच्चों को इस चीज के प्रति जरूर शिक्षित करना चाहिए कि जब हम समाज में निकलते हैं तो ये हमें तय करना होता है कि हमें किन लोगों के साथ में अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है और किन लोगों के साथ में नहीं बढ़ाना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातों से, अच्छे चेहरे मोहरों में वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनका काम ही यही है कि वो बच्चे जो होते हैं वो अपर मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं होती है, उनको लगता है कि उन्होंने दो शब्द बहुत अच्छे बोल दिए हैं तो ये बहुत बेहतर लोग हैं। रही बात कानून की, तो कानून का लचीलापन और जब भी महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, विभत्स अपराध हुए हैं इस देश में, जिससे कि उस समय की जो भी सरकारें रही हैं उन पे प्रश्न चिन्ह तक लग गया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ तो ये साबित हो गया कि इस व्यक्ति ने फला महिला के प्रति इतने गंभीर अपराध को अंजाम दिया, दूसरी तरफ ये होता है कि जब हम पुलिस से लेकर के न्यायिक व्यवस्था में जाते हैं, यदि वो अपराधी पैसे और पावर में सक्षम व्यक्ति है या उसके परिवार का कोई सदस्य सक्षम है, तो जो लोग उस अपराधी का साथ देते हैं उन पर भी उचित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो लोग भी इस तरह के अपराधों में शामिल हों उनको ये लगे
कि यदि मैं किसी से मदद मांगने जाऊंगा तो वो भी बराबर का दोषी माना जाएगा और समाज में मुझे इस तरह के अपराधों की छूट नहीं मिलेगी।